राधिका, मैं किसी मॉल का मालिक नहीं हूँ, मैं तो गरीब भिखारी हूँ। क्या आप सचमुच एक गरीब भिखारी हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। रोशन अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और शहर में रहता था। राधिका उसकी छोटी बहन थी और वो राधिका से बहुत प्यार करता था। यूँ समझिए कि रोशन के लिए दुनिया में उसकी छोटी बहन से बढ़कर कुछ था ही नहीं। अरे सुनो राधिका, देख बहन, मैं तेरे लिए चांदी की पायल लाया हूँ। हाँ, बस चांदी की पायल, सोने की पायल नहीं ला सकते थे क्या भैया? अरे नाराज न हो बहन, मुझसे गलती हुई। तुझे सोने की पायल चाहिए ना, अभी मंगा देता हूँ। रोशन को अपनी छोटी बहन से इस तरह प्यार करते देख उसकी पत्नी सुशीला का तन बदन जल उठता था और वो खुद से कहती है, इन बहन भाई के बीच को ज्यादा ही प्यार है, पर मेरा नाम भी सुशीला है। बहन को भाई से इतनी दूर करूंगी ना कि एक दूजे की शक्ल देखने को भी तरसेंगे। एक दिन सुशीला बाजार जाती है तो उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। साहब, मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी बीमार माँ का इलाज कराना है। अबे तुझे माँ का इलाज कराना है तो मैं क्या करूँ? चल निकल, कोई पैसा नहीं मिलेगा। उस भिखारी को देखकर सुशीला कुछ सोचती है और फिर उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे मैं दे दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। इसके अगले ही दिन सुशीला रोशन से कहती है, सुनिए जी, मैंने राधिका के लिए एक लड़का देखा है। लड़के का खानदान और हैसियत हमारी बराबरी का तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लड़के के कई बड़े बड़े मॉल हैं, लड़का बहुत ही अमीर है। तो फिर कल ही लड़के को घर बुला लो, मिलकर रिश्ता तय कर लेते हैं। सुशीला उसी भिखारी को सूट बूट पहनाकर अमीर बना देती है और फिर उसे रोशन से मिलवाती है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम राजेश है, मेरे पास कई मॉल हैं और अरे वो सब छोड़ो, वो सब तो सुशीला ने मुझे बता दिया, तुम मुझे पसंद हो। इस तरह राजेश रोशन को पसंद आ जाता है और चालबाज सुशीला एक गरीब भिखारी को अमीर बनाकर उससे राधिका की शादी करा देती है। मगर राजेश राधिका को पहले ही दिन सारी सच्चाई बता देता है और राधिका ये सच्चाई जानकर चकित रह जाती है। भाभी ऐसी चालबाज निकलेंगी, मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। राधिका, तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। नहीं, अब आप ही मेरे पति हैं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर राजेश की माँ शोभा राधिका को समझाने लगती है, अब भी सोच लो बेटी, क्या तुम हमारे साथ झोपड़ी में रह पाओगी? हाँ हाँ माँ जी, मैं रह लूंगी। राजेश, राधिका और शोभा उसी समय शहर छोड़कर अपने गांव आ जाते हैं। वो एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। उस समय सर्दियों का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। न कंबल था न रजाई। राधिका फटी चादर में लिपटी ठंड से कांप रही थी। भाभी को मुझसे पता नहीं कौन सा बैर था जो इस तरह निकाला, महल से झोपड़ी में आ गई। ओहो, कितनी ठंड है यहाँ, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। राधिका सर्दी में कांपते हुए किस तरह रात काटती है वो उसे ही पता था। अगले ही दिन सुबह होते ही उसका पति और उसकी सास दोनों भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, मगर राधिका उन्हें रोकते हुए कहती है, आज से आप भीख नहीं मांगेंगे। बहू, अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या? भगवान ने काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं ना, उन्हीं की मेहनत से कमा कर खाएंगे माँ जी। राधिका के कहने पर राजेश उसी दिन से भीख मांगना छोड़ देता है और राधिका के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। दोनों जंगल जाते हैं, लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर गुजारा करते हैं। दिन भर कांपते हाथों से काम करते और जब रात आती तो उन पर ठंड का कहर टूट पड़ता। झोपड़ी की दीवारों में बने सुराखों से ठंडी हवा अंदर आती तो पूरा शरीर कांपने लगता। हमारी झोपड़ी में ठंडी हवा सीधे घुसी आ रही है, मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है। गरम कंबल या रजाई भी तो नहीं है, क्या करें? रजाई कंबल क्या ऐसे ही आ जाता है राधिका? उसके लिए पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा कहाँ है? भयंकर सर्दी से राजेश और राधिका ही परेशान नहीं थे, बल्कि शोभा के हाथ पांव भी कांप रहे थे। बेटा, अगर ऐसे ही ठंड पड़ी तो शायद मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी बेटा। ऐसा मत बोलो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कल ही सर्दी से बचने का कुछ इंतजाम करूंगी। अगले दिन राधिका जंगल से सूखी घास का गट्ठर लेकर आती है। वो कुछ घास से झोपड़ी की दीवारों में बने सुराख बंद करती है
और कुछ से घास की रजाई बनाने की सोचती है। आप बाजार से एक बड़ी सुई और कुछ मोटे धागे ले आइएगा। सुई और मोटे धागे का क्या करोगी राधिका? आप पहले ये सब ले तो आइए। राजेश बाजार से धागे और सुई ले आता है तो राधिका घर में रखी पुरानी चादरों पर घास बिछाकर उस पर सुई धागे से टांके लगा देती है और इस तरह घास की 2 भारी रजाई तैयार हो जाती है। उन रजाई को देखकर राजेश और शोभा तो चकित ही रह जाते हैं। राधिका, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। घास ही रजाई बना डाली। कुछ भी हो, अब झोपड़ी में रात की कड़कती ठंड में चैन से सो तो पाएंगे। उस रात वो अपनी घास की रजाइयों में घुसते हैं तो अलग ही अनुभव होता है। घास की रजाई अंदर से बहुत गर्म थी और झोपड़ी की दीवारों से भी ठंड अंदर नहीं आ पा रही थी। बहू का दिमाग काम कर गया। आज तो झोपड़ी में ठंड का नाम तक नहीं है। एक दिन सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो जाती है। सर्दी की बारिश से ठंड और बढ़ जाती है। राजेश की झोपड़ी से बारिश का पानी अंदर टपकने लगता है। घास की रजाई, चादर, कपड़े सब गीले हो जाते हैं। राजेश, राधिका और उसकी सास सभी एक कोने में बैठे ठंड से कांप रहे होते हैं। गरीब का जीना भी क्या जीना है, देखो तो झोपड़ी में पानी कैसे टपक रहा है। काश हमारे पास भी घर होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। राजेश ये कह ही रहा होता है कि तभी बाहर से कोई झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है, दरवाजा खोलो भाई, मुझे अंदर आना है। राधिका दरवाजा खोलती है तो एक बूढ़ा अंदर आता है। बूढ़ा बारिश में भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। मुझे बचा लो, मुझे बहुत तेज बुखार है और बहुत भूख भी लगी है। आप चिंता ना करें बाबा, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। राजेश बूढ़े को एक कोने में बैठाकर अपनी चादर से उसे ओढ़ा देता है और राधिका कड़कती ठंड में भी उसे खाना बनाकर खिलाती है। बूढ़ा उनकी दयालुता पर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, मैं कोई साधारण मानव नहीं, मैं एक देवदूत हूँ। मैं तो बस तुम्हारी दयालुता और भलमानसी की परीक्षा ले रहा था। तो आपने क्या पाया भगवान? यही कि आप लोग बड़े दयालु हैं और आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। मैं तुम्हारी इस घास फूस की झोपड़ी को जादुई झोपड़ी में बदल देता हूँ। तुम इस जादुई झोपड़ी से जो मांगोगे वही मिलेगा। ये कहकर बूढ़ा एकाएक दूत बन जाता है और फिर उनकी झोपड़ी को जादुई झोपड़ी में बदलकर अंतर ध्यान हो जाता है। जादुई झोपड़ी में खाने पीने की चीजों से लेकर गरम कपड़े, कंबल, रजाई, पलंग आदि सब मौजूद था। ये देखकर शोभा राधिका से कहती है, जिसके नसीब में महलों का सुख लिखा हो उसके लिए झोपड़ी भी महल बन जाती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा माँ। राधिका की भाभी ने इसे धोखा देकर भिखारन बनाना चाहा, पर ये तो भिखारन ना बनी, रानी ही बनी। झोपड़ी के जादुई झोपड़ी बनते ही राजेश और राधिका के पास रुपए पैसे की कमी नहीं रहती। वे ठंड में भी आनंद के साथ रहने लगते हैं। एक दिन वे शहर जाते हैं तो अचानक ही उनकी मुलाकात सुशीला से होती है। सुशीला फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और सड़क पर भीख मांग रही थी। सुशीला को भिखारन के रूप में देखकर राधिका चौंक जाती है। भाभी, तुम और भिखारन? राधिका को देख सुशीला रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ करना राधिका, मैंने तेरे साथ बहुत धोखा किया, उसी का फल मुझे भिखारन बनकर मिल रहा है। पर क्यों भाभी? क्योंकि मेरी करतूत सामने आने पर तुम्हारे भाई सहित सबने मेरा त्याग कर दिया। मैं पापिन भिखारन बनकर रह गई। रो मत भाभी, जो हुआ सब नसीब का खेल था। मेरे साथ घर चलो, आओ। ये कहकर राजेश और राधिका सुशीला को लेकर घर आ जाते हैं। राधिका को देख रोशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर राधिका रोशन को अपने बारे में सब कुछ सच बताती है और उसके कहने पर रोशन सुशीला को भी माफ कर देता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।